हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या देश के सारे किसान अपना सरनेम बदलकर अंबानी और अडानी कर लेंगे तभी कर माजी मिलेगी? देश भर से आए किसानों को दिल्ली में आने से क्यों रोका गया? किसानों के प्रदर्शन में ज्यादातर बूढ़े और अधेड़ उम्र की महिलाएं और पुरुष होते हैं। वह कोई हुड़दंगी भीड़ नहीं होते। फिर भी मोदी सरकार ने उनके साथ हिंसा क्यों की? अपने फसल का उचित मूल्य मांगना, किसान विरोधी नीतियों में बदलाव की मांग करना, महात्मा गांधी की समाधि तक जाने की जिद करना या उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने वाली सरकार से कर्ज माफी की गुहार लगाना। उद्योगपतियों के करोड़ों का खर्च बट्टे खाते में डालने वाली यानी एनपीए करने वाली मोदी सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले चलवा रही है, वाटर कैनन चलवा रही है। क्या इन किसानों का सरनेम ही अंबानी अडानी होता तो मोदी सरकार की इतनी हिम्मत होती? किसानों को कर्ज से उभरने और आत्महत्या करने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या देश भर के किसान अपना सरनेम बदलकर अंबानी अडानी और मोदी कर लेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी? क्या सवाल यह भी है कि सरकार ने किसानों को दिल्ली में घुसने क्यों नहीं दिया? क्या दिल्ली किसानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली कोई निहत्थे बुजुर्ग किसानों से खतरा था? सरकार को यह भी बताना चाहिए था कि अगर किसान अपनी समस्या बताने दिल्ली नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। जय जवान जय किसान। मोदी ने जवानों से किसानों को पिटवा दिया, बेटे को बाप के खिलाफ कर दिया। गांधी जी की 150वीं जयंती को मोदी सरकार ने भरपूर हिंसा के साथ मनाया। देश भर से आए किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। विभाजनकारी राजनीति का चरस चाट चुकी मोदी सरकार ने किसानों को उनके ही बेटों के सामने खड़ा कर दिया। फिर क्या था? जमकर हिंसा हुआ। पुलिस वालों ने अपने ही अंदाजों पर जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े, खूब वाटर कैनन चलाए, लहूलुहान किसान सड़क पर भागते रहे, गोलियां चलती रही। अब सोशल मीडिया किसानों के खून में सना नजर आ रहा है। किसी का सिर फटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है और कोई खून की उल्टी कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन में ज्यादातर बूढ़े और अधेड़ उम्र की महिलाएं और पुरुष होते हैं। वह कोई हुड़दंगी भीड़ नहीं होते। फिर उनके साथ हिंसा क्यों की गई? क्या गलती थी निहत्थे बुजुर्ग किसानों की? अपने फसल का उचित मूल्य मांगना, उद्योगपति का कर्ज माफ करने वाली सरकार से कर्ज माफी की गुहार लगाना, किसान विरोधी नीतियों में बदलाव की मांग करना या महात्मा गांधी की समाधि तक जाने की जिद करना, क्या दिल्ली किसानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली कोई निहत्थे बुजुर्ग किसानों से खतरा था? फटी धोती रफ्फू करके पहनने वाले शास्त्री जी से डरने वाला पाकिस्तान सूट बूट वाले मोदी को आंख दिखाता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने कुशल नेतृत्व क्षमता, क्रांतिकारी व्यक्तिगत और जन कल्याणी विचारों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में हुआ था। वे अपने देश और देशवासियों के सम्मान और रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जो कि उनके व्यक्तित्व को और महान बनाता है। आपको बता दें कि इसी के चलते उन्होंने देश को मुसीबत से निकालने के लिए भोजन करना छोड़ दिया था और साथ ही वेतन लेने से भी मना कर दिया था। 1962 के युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ था। इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देकर हरा दिया था। युद्ध के दौरान भारत में वित्तीय संकट गहरा हो गया था। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से लोगों से अपील की कि सभी अपने फालतू के खर्चे छोड़ दे और हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें, जिससे भारत को अमेरिका से गेहूं ज्यादा न खरीदना पड़े और भारत को जल्दी वित्तीय संकट उबर पाए। इसलिए उन्होंने खुद भी 1 दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया था। इस वित्तीय संकट से देश को निकालने और देशवासियों के सामने प्रेरणा बनने के लिए उन्होंने अपना वेतन लेने से भी मना कर दिया था। यहां तक कि कहा जाता है कि एक बार शास्त्री जी विदेश जा रहे थे किसी बैठक के लिए। उनकी धोती फटी हुई थी, तो उन्होंने नई धोती की जगह फटी धोती को ही रफ्फू करवाकर पहने और सम्मेलन में चले गए। आज इस पावन अवसर पर ऐसी महान व्यक्तित्व के सुकर्मों का संस्मरण करते हुए बधाई प्रेषित करते हैं। बहाना पड़ता है पसीना खेतों में, ऐसे ही कोई किसान नहीं होता। जब तक चुनाव शमशान कब्रिस्तान पर लड़े जाएंगे तब तक तिवारी और खान शहीद होते रहेंगे। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, ये नारा यूपी के विधानसभा चुनाव में आम था। पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे थे और बीजेपी के बड़े नेता में खुद को प्रदेश का बड़ा नेता बताने में होड़ मची हुई थी। मगर पीएम मोदी चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सारी सीमा लांघ गए और शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र कर दिया। जुमला हिट हुआ और बहुसंख्यक समाज को गर्व महसूस हुआ कि हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। फिर बीजेपी बहुमत में चुनाव जीत गई। उसके बाद प्रदेश में जो चल रहा है उस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी ही काफी है। कोर्ट ने कहा योगी सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये कोई इल्जाम नहीं, ये कोर्ट का सख्त रुख है। जिसके बाद भी प्रदेश में कभी सूरज यादव गोली खा रहा, तो कभी नौशाद, तो कभी विवेक तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे उन्होंने पूरा किया। प्रदेश में शमशान भी बन रहे हैं और कब्रिस्तान भी। बस आजादी से जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, जो लोकतंत्र पर एक गंभीर हमला है। ये इंदिरा की इमरजेंसी से भी खतरनाक है। जैसा कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा की माने तो क्या चुनाव फिर से धार्मिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा? अगर हाँ, तो शमशान और कब्रिस्तान बनते रहेंगे।
पहली बार रुपया पहुंचा 73 के पार, लोग बोले आज फिर पीएम की गरिमा थोड़ी और गिर गई। भारतीय मुद्रा यानी रुपए का कमजोर होना जारी है। बुधवार यानी 3 सितंबर 2018 को रुपये अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत 73 रुपये 32 पैसे हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि रुपये की कीमत 73 के पार गई हो। ये रुपए के लुढ़कने का नया इतिहास है, लेकिन अफसोस ये रिकॉर्ड भी जल्दी टूटने वाला है। जल्दी रुपया 74 तक जाने वाला है। इस वक्त रुपया पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ब्लूमबर्ग के हवाले से लिखते हैं कि भारत के रुपए का भाव इस साल 12% गिर गया है। 2013 में कभी $1 72 के पार नहीं गया, लेकिन उस वक्त अक्टूबर से दिसंबर के बीच 13% गिरा था। यहाँ तो 12% में ही 72 के पार चला गया। भारतीय स्टॉक बाजार और बॉन्ड से साल भर के भीतर विदेशी निवेशकों ने $900 करोड़ निकाल लिए। रुपए के लगातार कमजोर होने को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि मोदी जी को अब गिरते रुपए से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी को महंगे तेल से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी को किसानों के संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। जनता को ठग कर मोदी सिर्फ सत्ता सुख चाहते हैं, उनके अच्छे दिन जनता के बुरे दिन। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा है, रुपया चढ़ा 73 पार, चुप क्यों है मोदी सरकार। मोदी सरकार के तमाम मंत्री आज मौन है, लेकिन एक वक्त था जब विपक्ष में रहते मौजूदा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहती थी, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। 29 अगस्त 2013 को सुषमा स्वराज ने यह बात संसद में भाषण देते हुए कहा था। उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया 68.89 हो गया था। आज रुपया 73.32 पहुंच गया है, लेकिन सुषमा स्वराज कुछ नहीं बोल रही। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।